खबर का संपादकीय प्रभात है। दिन है सोमवार। तारीख है 23 जनवरी 2023। विषय है चीन में जनसंख्या गिरावट का संकट। 60 वर्षों में ऐसी पहली बार हुआ है जब चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है। वर्ष 2022 में वहां की आबादी 1.4118 अरब आंकी गई है, जो 2001 की तुलना में 8,50,000 कम है। चीन की राष्ट्रीय जन्म दर घटकर प्रति 1,000 लोगों पर 6.77 जन्म रह गई है। इसी के साथ पिछले साल चीन में मौतों ने भी जन्म को पीछे छोड़ दिया। वहाँ यह भी दशकों में पहली बार ही हुआ है। पिछले साल मृत्यु दर प्रति 1,000 लोगों पर 7.37 मौत रही, जो 1976 में 76 से सबसे अधिक दर है। साल 2021 में यह दर 7.18 रही थी। चीन एक ऐसे आर्थिक दीवार से टकरा चुका है। चीन एक ऐसे आर्थिक दीवार से टकरा चुका है जिसे भेद पाना संभव नहीं है। चीन का जनवादी गणराज्य एक जन संकट का सामना कर रहा है। उसकी जनसंख्या वृद्धि थम गई है और आबादी की आयु बढ़ रही है। इस स्थिति का कारण विरोधाभासी है। चीन की एक संतान नीति अतीत में उसके लिए बहुत लाभप्रद साबित हुई थी। वर्ष 1979 से लगभग 40 करोड़ जन्म को रोककर चीन ने अपनी आबादी को बड़ी समृद्धि दी। आकलनों के अनुसार 1980 से 2010 की अवधि में सकारात्मक जनसंख्या आयु संरचना ने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन GDP वृद्धि में 15 से 25% के बीच योगदान दिया था। जनसांख्यिक लाभ के साथ सकारात्मक आयु संरचना का लाभ भी अब समाप्त हो गया है। पहले यह अनुमान लगाया गया था कि चीन की आबादी 2030 में 1.391 अरब के स्तर पर पहुंच कर स्थिर हो जाएगी, जो 2010 में 1.330 अरब थी। अब और बेहद धीमी गति से बढ़ रही थी, लेकिन वह स्थिति 7 साल पहले ही आ गई। वर्ष 2050 में चीन की आबादी घटकर 1.203 अरब हो जाने का अनुमान है। आबादी बढ़ने में कमी और इसकी संरचना में निर्भर लोगों की संख्या बढ़ते जाने पर कुछ वर्षों से चीन में चिंता जताई जा रही है। वर्ष 2013 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने ऐसे दंपतियों को दूसरी संतान पैदा करने की अनुमति दे दी जिनमें से कोई एक माता या पिता, यदि अपने माता पिता की एक ही संतान हो, लेकिन चीनी परिवार को एक बच्चे के अस्तित्व की आदत सी हो गई है। ऐसे में जनसंख्या की दीवार को लांघा नहीं जा सकता और चीन के कार्यबल में अब बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वर्ष 2005 और 2015 की अवधि में चीन ने कोई 9 करोड़ लोगों को अपने कार्यबल में जोड़ा था, लेकिन 2015 के बाद के दशक में वर्तमान रुझानों के अनुसार वह केवल 50 लाख के लोग ही जोड़ सकेगा।
वर्ष 2010 में वहाँ 20 से 24 साल आयु के 11.6 करोड़ लोग थे। यह जनसंख्या 2020 तक 20% घटकर 9.4 करोड़ के आसपास हो गई। वर्ष 2030 में इस आयु के वर्ग के 6.7 करोड़ लोग ही होंगे, जो 2010 की जनसंख्या का 60% से भी कम है। इस गिरावट का एक त्वरित परिणाम यह है कि 60 साल से अधिक आयु के लोगों की संख्या वर्तमान में 18 करोड़ से बढ़कर 2030 में 36 करोड़ हो जाएगी। तो एक तुरंत आर्थिक नतीजा बचत दरों में कमी के रूप में सामने आएगा। जब किसी राष्ट्र की आर्थिक उन्नति होती है, स्वाभाविक रूप से लोगों की आयु बढ़ने लगती है, लेकिन अधिक आयु का खर्च भी अधिक होता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में बुजुर्ग लोग मेडिकल खर्च के कारण शेष लोगों से अधिक उपभोग करते हैं। या तो उन्हें अपना खर्च खुद उठाना होता है, या उनका परिवार देखभाल करता है। जीवन के पहले कुछ वर्षों में कम उपभोग को छोड़ दें तो शेष जीवन में उसका स्तर कमोबेश स्थिर बना रहता है, लेकिन आमदनी और उत्पादन 20 से 65 साल की कामकाजी अवधि में होता है, पहले और बाद में नहीं। कामकाजी और गैर कामकाजी आबादी के अनुपात को निर्भरता अनुपात कहा जाता है। भारतीय अफ्रीकी और आश्चर्यजनक रूप से अमेरिकी निर्भरता अनुपातों में आगामी दशकों में सकारात्मक वृद्धि होगी, जबकि चीन गिरावट के साथ यूरोप और जापान जैसे बूढ़े समाजों की सूची में शामिल हो जाएगा। वर्ष 2021 में अमेरिकी की जन्म दर 11.6 और ब्रिटेन की 10.08 रही थी। भारत में यह आंकड़ा 16.42 रहा था। चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत जल्द ही सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। चीन की कुल प्रजनन दर प्रति महिला पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या मात्र 1.4 है और सबसे कम प्रजनन दर वाले देशों की श्रेणी में विकसित देशों में इसका औसत 1.7 है। चीन का प्रतिस्थापन दर जन्म और मृत्यु के जनसंख्या के संतुलन की दर 2.1 है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 2.5 है। क्रय शक्ति समता के हिसाब से अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के प्रति व्यक्ति आय चीन से 5 गुना या उससे अधिक है। साथ ही चीन का प्रजनन स्तर अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस लगभग 2.0 से बहुत कम तथा रूस, जापान, जर्मनी और इटली इन देशों में तेजी से आबादी कम हो रही है के बराबर है। आबादी घटना ही एक बड़ी वजह थी कि सीरिया और लीबिया के 10 लाख शरणार्थियों को स्वीकार करने को जर्मनी तुरंत तैयार हो गया। बढ़ते खर्च चीन को मुश्किल में डाल देंगे। अगर सरकार करों में वृद्धि करेगी तो जनता ही राजस्व खर्च को लेकर बेहतर जवाबदेही की मांग करेगी। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी के लिए चुनौती के बाढ़ आने की बड़ी संभावना है। अगला विषय है बच्चे और इंटरनेट पर हमारी निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। इसके उपयोगकर्ताओं में बच्चे, युवा और बूढ़े शामिल हैं। इसका उपयोग करने वालों की संख्या में प्रतिक्षण वृद्धि हो रही है। मोबाइल फ़ोन ने इंटरनेट की उपलब्धता को बहुत ही सुलभ कर दिया है, चाहे शहर हो या गांव। मोबाइल एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया है जो घर की ज़रूरत हो गया है। यह हमारे जीवन में ऐसे दाखिल हो गया है कि इसके प्रभाव मंडल से बाहर निकल पाना मुश्किल होता
जा रहा है। सूचना क्रांति के वाहक इंटरनेट ने जहां हमारे जीवन के कई कामों को बहुत ही आसान बनाया है, वहीं कई बड़ी मुश्किलें भी खड़ी की हैं। बड़े बुजुर्ग साइबर फ्रॉड की घटना का शिकार हो रहे हैं, तो बच्चे साइबर बुलिंग और ऑनलाइन यौन शोषण का हाल ही में चाइल्ड राइट्स एंड यू व चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना ने एक संयुक्त अध्ययन किया है, जिसकी रिपोर्ट अब आई है। इस अध्ययन के अनुसार कोविड महामारी के बाद भारत में बच्चों के साथ ऑनलाइन अपराध के मामले में बढ़ोतरी हुई है। मोबाइल इंटरनेट तक बच्चों और किशोरों की बढ़ती पहुंच ने उन्हें जोखिम में डाल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके लिए एक ऐसी जगह साबित होते जा रहे हैं जहां वे आसानी से अपराधियों के शिकार हो जा रहे हैं। जब कोविड के दौरान स्कूल बंद हो गए थे, तब ऑनलाइन शिक्षा के चलन में आने के कारण इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग काफ़ी बढ़ गया था। इस दौरान माता-पिता की ओर से बच्चों की निगरानी भी कम हुई कि वे क्या देख पढ़ रहे हैं। शिक्षक भी बच्चों की गतिविधियों पर नज़र नहीं रख पाए। इसका नतीजा यह हुआ कि बच्चे और किशोर ऑनलाइन अपराधियों की जकड़ में आते चले गए। कुछ बच्चों के माता-पिता और शिक्षकों ने इस अध्ययन के दौरान यह स्वीकार किया है कि वो अपने बच्चों के व्यवहार में आए परिवर्तन को समझ तो गए, मगर इन स्थिति से निपटने के लिए उन्हें कोई सुसंगत जानकारी नहीं थी। उन्हें इससे संबंधित कानूनों के बारे में भी सूचना नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन यौन और दुर्व्यवहार की स्थिति पर नियंत्रण के लिए सख्त उपाय करने की जरूरत है। यह अध्ययन हमारे लिए एक चेतावनी की भांति है। केंद्र सरकार इस कोशिश में लगी है कि बच्चों के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बनाया जा सके। सरकार नया डिजिटल इंडिया एक्ट लाने जा रही है। इस कानून में साइबर बुलिंग को अपराध बनाने की तैयारी है। अगला विषय है खेलों के बेहतर प्रबंधन की जरूरत। देश के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतने वाले मशहूर पहलवानों तथा अन्य खिलाड़ियों द्वारा भारतीय कुश्ती संघ की अव्यवस्था तथा वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों होने वाले मानसिक एवं शारीरिक शोषण को लेकर आवाज़ उठाना हमारे देश इतिहास का दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय है। मैं भी उनके समर्थन में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल हुआ। उनकी मार्मिक शिकायतें सुनकर बहुत सारे लोगों की तरह मुझे भी बहुत दुख हुआ। जब हमारे खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं, पदक लाते हैं, तो हम उनका खूब स्वागत करते हैं, उन्हें पुरस्कार देते हैं, इनाम देते हैं। लेकिन जब वही खिलाड़ी कोई गंभीर शिकायत लेकर आते हैं तो 3 दिन तक उन्हें धरना देना पड़ता है। खेल से संबंधित नियमावली और निर्देश में सरकारी प्रतिनिधियों और राजनेताओं के हस्तक्षेप की स्पष्ट मनाही है, पर हमारे देश के अधिकतर खेल संघों पर राजनेता का कब्जा है और यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। बाहर के देशों में ऐसा नहीं है। इसमें बड़े सुधार की बहुत आवश्यकता है। खेल संघों का जिम्मा निश्चित रूप से खिलाड़ियों और खेल से जुड़े लोगों के हाथ में होना चाहिए। जैसे अभी पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख हैं,
महिला पहलवानों द्वारा शारीरिक शोषण के जो आरोप लगाए गए हैं उनका गंभीरता से संज्ञान लिया जाना चाहिए। दबी जुबान में कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें अब पहले ही अपने शिकायतों के साथ आना चाहिए था, पर सवाल यह है कि इससे क्या फर्क पड़ जाता। अनेक ऐसे मामले हुए हैं जिनमें या तो लिपापोती की गई या मामूली रूप से दंडित किया गया। हर खेल संघ में इस तरह की शिकायतों की सुनवाई के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए जानी है तथा ऐसी कोई भी व्यवस्था स्वायत्त होनी चाहिए। इसके अलावा खिलाड़ियों का अपना संगठन भी होना चाहिए जो उनकी समस्याओं को खेल संघ के शीर्ष अधिकारियों या केंद्र व राज्य सरकार के खेल मंत्रालय के सामने रख सके। इस तरह के संगठन फुटबॉल, क्रिकेट और कुछ खेलों में बने हुए हैं। यदि कोई गलत व्यवहार करता है या खिलाड़ियों के खिलाफ गलत फैसला लेता है या शोषण करता हो तो प्रभावित खिलाड़ी अपने संगठन में उसके बारे में शिकायत करा सकता है। उसके बाद इस संगठन के पदाधिकारी खेल संघ से सीधे बात कर सकते हैं। कुश्ती में खिलाड़ियों का ऐसा कोई भी प्रतिनिधि संगठन नहीं है। कई बार सरकार या खेल संघ की ओर से खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता या वृत्ति देने की बात की जाती है। ऐसे आश्वासनों पर अमल नहीं होता। इस प्रदर्शन में भी ऐसी शिकायतें सामने आई हैं। खिलाड़ियों के गंभीर आरोप पर हम अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकते हैं, पर यह तो कहा जाना चाहिए कि स्थिति जरूर चिंताजनक है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जांच समिति सही निष्कर्ष पर पहुंचेगी। मैं यहाँ पर अपने कुछ अनुभवों को साझा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी लड़कियों की सीनियर नेशनल हॉकी टीम का कोच रहा हूँ। मेरे प्रशिक्षण में 35 लड़कियां थीं और एक सहायक कोच थी। अन्य सहयोगी भी महिलाएं ही थीं। उसमें मैं अकेला पुरुष था। पुणे में एक माह के शिविर में मैंने खिलाड़ियों को परिवार के सदस्य की तरह माना। उनकी हर छोटी बड़ी समस्या का ख्याल रखा और कोशिश यही रही कि उन्हें किसी तरह का मानसिक परेशानी ना हो, ताकि वे अपना पूरा ध्यान खेल पर लगाएं। इसी तरह जब मैं टीम के साथ फिलिस्तीन गया तो उनका पूरा ध्यान रखा। एक बार तो कुछ खिलाड़ियों ने कहा कि दाल के बिना उन्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने होटल आदि में कोशिश की, पर दाल नहीं मिली। तब मैंने भारतीय दूतावास से अनुरोध किया और तत्कालीन राजदूत की पत्नी ने दाल बनवाकर हमारे होटल में भेजा। खिलाड़ियों को उससे बड़ी खुशी मिली। कोच और प्रबंधकों को खिलाड़ियों के पारिवारिक जीवन और पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखना चाहिए तथा उनसे हाल चाल जानते रहना चाहिए, ताकि परिवार को भी भरोसा रहे कि उनके बच्चे ठीक हैं और उनकी देखभाल हो रही है। इस तरह की गंभीर शिकायतों से भविष्य के खिलाड़ी प्रभावित हो सकते हैं तथा उनके माता पिता खेलों में उन्हें आने देने में हिचक सकते हैं। यह हमारी विकसित होती खेल संस्कृति के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसी घटनाओं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है। और ओडिशा में अभी हॉकी का विश्व कप चल रहा है। वहाँ विभिन्न देशों के खिलाड़ियों के अलावा मीडिया का भी आना हुआ है। मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर खेलों को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं तथा एक सुलझे हुए व्यक्ति भी हैं।
कुछ लोगों का यह कहना ठीक नहीं है कि विरोध कर रहे खिलाड़ियों की उम्र हो चुकी है। ऐसे विख्यात खिलाड़ी कई स्तरों पर खेलों के विकास में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। उनके प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए। इस प्रकरण की जांच से जो बातें सामने आए उनका संज्ञान अन्य संघों को भी लेना चाहिए तथा प्रबंधन में बेहतरी लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगला विषय है देश दुनिया से दास प्रथा जनित असमानता दूर करना जरूरी। यूरोप देशों में नीदरलैंड पहला देश है जिसने दास प्रथा को वैश्विक तौर पर स्वीकार किया है। डच प्रधानमंत्री मार्क रूते ने कहा है कि यह एक शर्मनाक प्रथा थी और अब सरकार पूर्व में की गई गलतियों का संज्ञान लेते हुए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करेगी। साथ ही उन्होंने 216 मिलियन डॉलर के राहत पैकेज की भी घोषणा की है। डच प्रधानमंत्री के इस कदम की दुनिया में सराहना हो रही है और कहा जा रहा है कि बाकी देशों को भी ऐसे कदम उठाने की जरूरत है। उनके अनुसार सदियों से चलती आ रही दास प्रथा के कारण आज भी पीड़ितों के वंशज प्रभावित हैं। नीदरलैंड सहित सभी यूरोपीय देशों ने दास प्रथा द्वारा ही अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, लेकिन जब क्षतिपूर्ति की बात आती है तब ये देश अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। उनके द्वारा हमेशा यही तर्क पेश किए जाते हैं कि यह अतीत की बात है। इस बात का अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है कि किस देश को किस हद तक भरपाई की जाए। एक रिपोर्ट के अनुसार औसत श्वेत अमेरिकी के पास अश्वेतों से 10 गुना अधिक संपत्ति है। इस तरह की असमानता अश्वेतों को समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से दूर करती है। गुलामी के दौर में अफ्रीका द्वारा खो दी गई अपार संपत्ति को आसानी से अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसकी वापसी इस महाद्वीप की अधिकांश मूलभूत समस्याओं को लगभग रातों रात हल कर देगी और इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में आगे कर देगी। ऐसे में प्रश्न है कि आगे की राह क्या हो सकती है। 15 कैरेबियाई देशों की समिति गठित कर एक सामाजिक न्याय कार्यक्रम की शुरुआत करने और दास प्रथा से पीड़ित सभी देशों को ऋण माफी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मनोवैज्ञानिक सहायता दी जाने की जरूरत है। अगला विषय है कुछ अलग। डाकू बनाम रहजन। आतंकी तालिबान ने बयान जारी किया कि उनके अफगानिस्तान को पाकिस्तान से आतंकी खतरा है। शुरू में लगा कि यह बयान कॉमेडी का है, पर पता लगा कि यह तो सचमुच का बयान है। बड़े आतंकी को छोटे आतंकी से खतरा हो लिया है। आतंकी भी खतरा महसूसने लगे तो समझना चाहिए कि आतंक की दुनिया में आतंक फैल रहा है। पाकिस्तान है तो मुमकिन है। डाकू रहजनों से खौफ खाएं और रहजनों को जेब काटों का डर लगे तो समझना चाहिए कि समता फैल रही है। समाजवाद टाइप आ लिया है।
पाकिस्तान में आटे के भाव 300 रुपये किलो हो लिए हैं। भाव किसी से खौफ न खाते। इसे पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस मानना चाहिए कि आटे ना ले पा रहे हैं पर कश्मीर लेना है। आटा गायब है पर रोज़ धमकी इंडिया को देनी है। अब पाकिस्तान को अपने लेवल के बंदे मिल गए हैं। तालिबान धमकाते हैं रोज़। पाकिस्तान की आर्मी धमकी सह लेती है। अब वह दरअसल अब कारोबारी हो गई है। बस देश की सरहदों को बचाने का काम न हो रहा है। उधर तालिबान 24 घंटे सातों दिन के फाइटर हैं। सुबह उठते हैं और तलाशते हैं कि किधर बंदूकबाजी करनी है। पाकिस्तानी सेना को आतंक फैलाने के अलावा नोट कमाने का शौक भी है। तालिबान खालिश आतंकी हैं, सिर्फ आतंक पर फोकस करते हैं और दूसरा कोई शौक नहीं है। तालिबान खालिश आतंकी हैं, खालिश से मुकाबला मुश्किल होता है, मिलावट वाले को हराना आसान होता है। पाकिस्तान आर्मी हार रही है, पाकिस्तान हार रहा है। खैर, कमाल सब तरफ चल रहा है। राजस्थान में सचिन पायलट अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं। सब अपनों पर ही हमला चल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सब जुड़ रहा है। बस गहलोत और पायलट ना जुड़ पा रहे हैं। तमाम पार्टियों ने आम चुनाव के करीब 400 दिन पहले ही चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। चुनाव 400 दिन पहले शुरू होने का एक नतीजा यह होगा कि जो झूठ चुनाव के एन पहले बोले जाते हैं, उनकी सप्लाई 400 दिन पहले ही शुरू हो जाएगी। वोटर इंडिया का बहुत स्मार्ट हो गया है। झूठ बोलने का बहुत अभ्यास हो गया है। उसे झूठों को झेलने का यह अभ्यास इसलिए हो गया है वोटर को कि दिन रात वह झूठ झेलता रहता है। आला सेल में एक साथ एक फ्री। ऑल सेल में एक साथ एक फ्री। फलना सेल में एक साथ एक दो फ्री, साथ में एक के साथ दो फ्री। सच यह है कि इस दुनिया में मुफ्त सिर्फ माँ का प्यार होता है। बाप की एक उम्र के बाद प्यार भी मुफ्त सप्लाई बंद करके सवाल पूछने लगता है। सिर्फ माँ ही मुफ्त प्यार कर सकती हैं। अगला विषय है आपके पत्र से कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली में बदलाव पर चल रही न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बहस पर फिलहाल विराम लग गया है। नई व्यवस्था बनने तक कॉलेजियम प्रणाली को यथावत बनाए रखने की बात कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कही है। उन्होंने न्यायपालिका की गरिमा व सम्मान बनाए रखने का भी संदेश दिया है। लोकतंत्र के चारों स्तंभों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका और प्रेस लोकतंत्र के आवश्यक और मजबूत स्तंभ हैं। इन चारों से स्वतंत्र रूप को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। अगला विषय है पाकिस्तान का आर्थिक संकट। पाकिस्तान में आटे का दाम 150 रुपये किलो तक पहुंच गया है। आज यह देश गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। एक डॉलर की कीमत 2 रुपये से ऊपर पहुंच चुकी है। विदेशी मुद्रा भंडार भी अपने निम्न स्तर पर है। यदि यह देश अपने संसाधनों का प्रयोग रेरर फंडिंग में न करके अपनी मूलभूत आवश्यकताओं पर करता है और अपने देश व लोगों का हित सोचता, तो शायद उसे यह
दुर्दशा नहीं देखनी पड़ती। पाकिस्तान आज अपनी करनी का फल ही भोग रहा है। अगला, क्रोध करना नासमझी है। अगर हम क्रोध की जड़ खंगालने का प्रयास करें तो पता चलता है कि बाहरी गतिविधियां ही इसका कारण है। इसमें से कुछ ऐसी हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे विरुद्ध कार्य कर रही हैं। लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि जब बाहरी हालात हमारे विरुद्ध होते हैं तो हमें शांत हो जाना चाहिए, पर सामान्य मनुष्य इसके ठीक उलट कार्य करता है। जब हालात अनुकूल नहीं होते तो हम और ज़्यादा आक्रामक, क्रोधित हो जाते हैं, जबकि हमारा ऐसा करना अंदरूनी तौर पर हमें और ज़्यादा परेशान करता है। हालात हमारे लिए पूरी तरह प्रतिकूल हो जाते हैं। जिन पर आप क्रोधित हुए उनके कहीं ज़्यादा कष्ट आपको झेलना पड़ जाता है, आपके अपने ही विरुद्ध हो जाता है। क्या आप अपने आप को एक समझदार इंसान कह सकते हैं? निश्चित तौर पर आप नासमझ ही माने जाएंगे। अगर आपके लिए यह एक सुखद अनुभव है तो आप दिन रात क्रोधित रहें, आप हमेशा गुस्सा करते रहें, किसी का कोई परेशानी नहीं होगी, किसी का कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप इसे एंजॉय कर रहे हैं तो ऐसा करते रहें, किसी का कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर यह आपके लिए ही कष्टप्रद हो जाता है, आप ही बताइए, यह कष्ट आपके लिए किसने चुना है? आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं और आप इस कष्ट के लिए किसी अन्य को उत्तरदायी ठहराने का प्रयत्न करेंगे। वे लोग जो करना चाहते हैं वही करते हैं, लेकिन क्या आप वही कर रहे हैं जो आप चाहते हैं? यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आपने अपने मस्तिष्क को इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको कैसे रहना है? अगर आप अंदरूनी हालातों की वजह से खुद को परेशान करते हैं तो आप ही बताइए, इसमें कैसी समझदारी? अब आप ही बताइए, आपका गुस्सा होना, आक्रामक होना समझदारी की पहचान है या आपकी नासमझी की? जब आप अपनी इस नासमझी को समझ जाएंगे तभी आपको वास्तव में सुखद अनुभव होगा। जब आपको इस बात का अनुभव होगा कि गुस्सा करना नासमझी है तो आपका क्रोध अचानक ही कुछ दिनों में गायब हो जाएगा। इसी के साथ 23 जनवरी का एडिटोरियल समाप्त होता है।